Good morning, students. Today we are going to discuss a very important topic of our English grammar, that is tenses. Dear students, you can say tenses are the backbone of our grammar. So, it is a very interesting topic also. How you will define tense? What is the definition of tense? आइए हम देखते हैं। हम आपको पहले इसकी परिभाषा बताएंगे कि टेंस क्या होता है। और प्यारे बच्चों, टेंस क्यों आवश्यक है? टेंस जो है वो न केवल ग्रामर पर आपकी पकड़ को मजबूत करता है, साउंड करता है, बल्कि लिटरेचर के अंदर अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस को फ्रेम करने में भी आपकी हेल्प करता है। क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप बहुत अच्छे ढंग से नहीं लिख पाएंगे। आपको ये नहीं पता लगेगा कि मेरी त्रुटि कहाँ है, मैंने वर्ब्स की फॉर्म्स का जो प्रयोग किया है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो ये सारी बातें आपको जब टेंस का पूरा ज्ञान हो जाएगा तो आपको अवश्य हो जाएंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। डेफिनेशन: द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एट विच एन एक्शन फॉर एन इवेंट टेक्स प्लेस। सो डियर स्टूडेंट्स, टेंस क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया की वो अवस्था होती है विच इंडिकेट्स, जो प्रदर्शित करती है, रिप्रेजेंट करती है द टाइम एट विच एन एक्शन फॉर एन इवेंट टेक प्लेस, कि कोई भी घटना जो घटी है, कोई भी कार्य जो हुआ है वो किस समय पर हुआ है। यानी in another words we can see that the state of verb into action with respect to time, मतलब क्रिया की वो अवस्था जो समय के हिसाब से काम करे। यदि आपका समय प्रेजेंट का है तो वो वाक्य प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। यदि आपका एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ है तो वो पास्ट का हो जाएगा। और यदि आपका एक्शन फ्यूचर में होगा तो वो आपका सेंटेंस फ्यूचर का हो जाएगा। बहुत सिंपल है। यानी टेंस मीन्स, अगर आपने हिंदी में इसको पढ़ा है तो टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय, यानी समय से संबंधित ही बात है। क्रिया जो है वो समय के हिसाब से ही काम करती है। कोई भी जब हम काम करते हैं तो वो किसी न किसी काल खंड में अवश्य होता है। या तो वो वर्तमान काल में होता है, या वो भूतकाल में होता है, या वो फिर भविष्य के काल में होगा। इट ऑल्सो रिवील्स, ये भी प्रकट करता है द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ दैट एक्शन और इवेंट। वो जो कार्य हुआ है, वो जो घटना घटी है, वो कितना कंप्लीट हुई है, उसकी डिग्री के बारे में भी आपको बताता है कि वो काम जो है वो अभी तक जारी है, चल रहा है, या पूरा हो चुका है, या पूरा हो चुका था, या पूरा आगे होगा। ये सारे की सारी बातें जो हैं वो हमें टेंस के अंदर पता चलती है। तो आइए सबसे पहले आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताएंगे। आपको हम ये भी बताएंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम काइंड्स ऑफ टेंसेस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में आज ही हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सिंपल है। एक सिंपल सा लॉजिक लीजिए। यानी अगर हम टेंस को दादाजी मान लें तो यूँ समझो कि एक दादाजी के 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके बाद हर एक बेटे की
आगे चार चार बेटे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत सिंपल है। अब देखिए, एक दादाजी, दादाजी मीन्स टेंस, उसके तीन बेटे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। अब उसके आगे चार बेटे और, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मान लीजिए आपको प्रेजेंट के चारों बेटों के नाम रखने हैं, तो प्रेजेंट के साथ पहला नाम जोड़ दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद दूसरा नाम जोड़ दीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। फिर उसके बाद तीसरा नाम जोड़ दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से आप चौथा नाम जोड़ दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी उसके पिताजी का नाम बेटे के नाम के आगे रख दीजिए और बाद में टेंस लगा दीजिए, तो समझो उसके चारों बेटों के नाम हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप पास्ट के चारों बेटों के नाम रख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसी तरह ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत सिंपल। बस इसमें क्या किया आपने, पास्ट को इंडेफिनिट के आगे लगा दिया, मतलब उसके बेटे के आगे बाप का नाम आ गया, तो समझो वो कंप्लीट नाम हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरह फ्यूचर के भी चारों बेटों का नाम ऐसे ही रखा जाएगा, हर एक के आगे फ्यूचर लगा दीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये था बहुत आसान तरीका। ये 12 के 12 जो टेंस हैं, क्योंकि हम समय को वैसे तो 3 खंडों में बांटते हैं प्यारे बच्चों, एक वर्तमान होता है, एक भूतकाल होता है और एक भविष्यकाल होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे उनको फिर हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कार्य जो होता है, एक्शन जो होता है, वो कई बार इनडेफिनेट, उसमें समय का निर्धारण नहीं होता, कई बार कार्य जारी रह रहा होता है, मतलब चल रहा होता है, कई बार कार्य जो है वो परफेक्ट मीन्स संपूर्ण हो चुका होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स कई बार कार्य जो है वो समय के साथ जारी रह रहा होता है। तो इस तरह से अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग कार्य को देखते हुए हमने इनको 12 भागों के अंदर विभाजित कर लिया। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पहली टेंस का अध्ययन करते हैं, और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। अ वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। यानी वो क्रिया जो कि वर्तमान समय के बारे में आपको बताती है। जब क्रिया वर्तमान समय के बारे में आपको बताए तो समझो वो वाक्य जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। प्यारे बच्चों, यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हिंदी में पहचानना हो तो हाउ टू रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना इन हिंदी सेंटेंसेस। हिंदी के वाक्यों में यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना है तो बहुत सरल है। देखिए, मैंने इसकी परिभाषा आपको बताई है। हिंदी के वे वाक्य जिनके अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं शब्द आ जाएं तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। बहुत सरल है ये। देखिए, आप आगे एग्जाम्पल से ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। वह पत्र लिखता है, तो आप इस वाक्य के अंत में देख सकते हैं ता है। सीता
खाना पकाती है, और इस वाक्य के अंत में आप देख सकते हैं ती है। मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ, पढ़ता ढ, मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए तो ता हूँ ये शब्द आ गया, पढ़ता ता हूँ। वे विद्यालय जाते हैं, ते हैं। तो इस प्रकार के जो हिंदी के वाक्य होते हैं प्यारे बच्चों, वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही बोध करवाते हैं। आइए अब हम इसके नियमों को सीखेंगे। So before going to discuss the rules of the present indefinite tense, dear students, you must be familiar with the personal pronoun. तो प्यारे बच्चों, ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपने 6th, 7th और 8th में आपने ज़रूर इनके बारे में पढ़ा होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, माय, मी, वी और अस। सो प्यारे बच्चों, जो आई है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सब्जेक्टिव केस होता है। माय जो आप सेकंड नंबर पर देख रहे हो, ये पोजेसिव केस होता है, और जो मी होता है ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। सो आई, माय, मी, ये तीनों के तीनों सिंगुलर होते हैं, एक वचन में आते हैं। मैं, मेरा, मुझे, वी और अस, हम, हमारा, हमें, ये प्लूरल में आते हैं। यानी आई का जो प्लूरल होता है वो वी होता है, माई का जो प्लूरल होता है वो और होता है, और मी का जो प्लूरल होता है वो अस होता है। अभी सेकंड पर्सन प्रोनाउन में देखिए, यू, योर, योर्स, यू। प्यारे बच्चों, इनको प्लूरल में ही यूज़ किया जाता है। तुम, तुम्हारा, तुम्हें। थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं, ही, हिज, हिम, ये मस्कुलिन में होते हैं, मेल के लिए यूज़ किया जाता है, और ये सिंगुलर में होते हैं। वह, उसका, उसे, ही, वह, हिज, उसका, हिम, उसे, शी, हर, हर। ये फेमिनिन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी सिंगुलर में होते हैं। वह, उसका, उसे, दे, देयर, देम। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ही और शी का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे दे होता है, और हिज और हर का जो प्लूरल होता है वो देयर होता है, और हिम और हर का जो प्लूरल होता है वो देम होता है। वे, उनका, उन्हें, और ये आपके प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। इट, इट्स, इट। तो प्यारे बच्चों, ये आपके नॉन लिविंग के लिए भी और आपके एनिमल्स के लिए भी इन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड पर्सन के अंदर जो आते हैं आपके नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी आपके किसी व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, या अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जिनको हम फिजिकली
टच नहीं कर सकते, जो फीलिंग से रिलेटेड होते हैं, भावनाओं से संबंधित जो संज्ञाएं होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं, तो वो सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो ये आपने सीख लिया। अब इसका इस्तेमाल जो है वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहाँ होता है, आइए हम देखते हैं उसको। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के रूल्स देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? जो हमारी मेन वर्ब होती है, जिसे मुख्य क्रिया कहा जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 बात, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगाया जाता है या फिर उसके साथ ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे सामने 3 कंडीशन हैं, 3 शर्तें हैं। या तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, या फिर उसके साथ एस लगाएं, या उसके साथ ईएस लगाएं। तो प्यारे बच्चों, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन, ये कंडीशन है। यदि आपका सब्जेक्ट, वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है। थर्ड पर्सन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था पीछे ही। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड क्या होते हैं, थर्ड क्या होते हैं, ही, शी, इट, शी, हर, दे, देयर, देम, और नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो एक तो आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होना चाहिए और दूसरा वो सिंगुलर होना चाहिए। यदि दोनों कंडीशंस आपकी कंप्लीट होती हैं तो आप उस वर्ब के साथ या तो एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे, और यदि ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो फिर वो अकेली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। अब यहाँ पर आकर के फिर 2 कंडीशंस आ गई कि कहाँ पर हम एस लगाएं और कहाँ पर हम ईएस लगाएं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं, एड ईएस टू द वर्ब्स विच एंड इन ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच एंड एक्स। यानी जो मेन वर्ब्स के एंड में आपका ओ आ जाता है, आपका एस आ जाता है, आपका डबल एस आ जाता है, एस एच आ जाता है, सी एच आ जाता है या एक्स आ जाता है, तो उन मेन वर्ब्स के साथ में आपने क्या प्रयोग करना है प्यारे बच्चों? ईएस का प्रयोग करना है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास में वर्ब आ गई गो, तो आपने देखा कि इस वर्ब के एंड में ओ आ गया है, तो इसके साथ हमने ईएस लगाना है, तो ये हमारा हो जाएगा गॉस। और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल ये है, ये वर्ब आ गई आपकी रीच, तो देखिए इसके एंड में क्या है, सी एच, ये यहाँ पर दिया हुआ है सी एच, तो इसके साथ भी हम ईएस ही लगाएंगे प्यारे बच्चों, रीचेज। तो जो जो वर्ब आएंगी उनके एंड में अगर ये शब्द आ जाते हैं तो उसके साथ हमने ईएस का प्रयोग करना है, राइट। एक पॉइंट हमने यहाँ पर और देखना है प्यारे बच्चों, वो पॉइंट क्या है, वर्ब्स एंडिंग इन वाई प्रिसीडेड बाई अ कंसोनेंट चेंज वाई इनटू आई। यानी यदि कोई वर्ब, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, ये वर्ब है, और एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, ये वर्ब है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, वाई इज प्रिसीडेड बाई कंसोनेंट, तो
तो ये कंसोनेंट से प्रिसीड करता है, यानी वाई से पहले कंसोनेंट साउंड है, व्यंजन की साउंड है। आपको पता है, छोटी क्लासेस में आपने पता हो, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वावल साउंड मानी जाती हैं। तो यदि इन पांचों को छोड़ करके वाई से पहले कोई और अल्फ़ाबेट आ जाता है तो फिर हम वाई को हटाएंगे नहीं, सिर्फ उसके साथ नहीं, वाई को हटा देंगे प्यारे बच्चों, हटा करके आई में चेंज कर देंगे और फिर उसके साथ में ई एस का प्रयोग कर देंगे, यानी यहाँ पर ये कैरीज हो जाएगा, CARRIES। सेकंड केस में क्या होगा प्यारे बच्चों? सेकंड केस में आप देखिए वाई है और वाई से पहले वोवल साउंड आ गई, यहाँ पर ई है, इन पांचों में से एक आ गया, तो यहाँ पर हम वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे, नहीं हटाएंगे, हम इसके साथ सिर्फ एस लगाएंगे, OBEYS। तो यहाँ पर आपने सीखा कि कौन सी वर्ब के साथ आपने एस लगाना है, कौन सी वर्ब के साथ आपने ES लगाना है और कहाँ पर आपने अकेली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सिंपल सेंटेंसेस के रूल को सीख लिया है, तो अब आते हैं हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एम्फेटिक सेंटेंसेस के रूल के बारे में। प्यारे बच्चों, जो आपके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और इस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, एक डू है और एक डज है। और यहाँ पर मेन वर्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, ना डू का इस्तेमाल होता है, ना डज का इस्तेमाल होता है। वहाँ पर आपकी 3 कंडीशन आती थी, आइदर यू विल यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और you will use S और ES with the first form of the verb। लेकिन यहाँ पर सेंटेंसेस अगर आपका नेगेटिव हो गया, आपका इंट्रोगेटिव हो गया, आपका एम्फेटिक हो गया, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, सेम कंडीशन है, जहाँ पर आपने S और ES लगाने वाली जो कंडीशन थी सेम यहाँ पर भी वही है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन है तो उसके साथ में आपने डज का प्रयोग करना है, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन नहीं है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आपने हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है, उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी। यहाँ पर एस और ES का कोई चक्कर नहीं है, ना तो एस और ES के बारे में हमें सोचना भी नहीं है। प्यारे बच्चों, अब आती है बात एम्फेटिक सेंटेंसेस की। एम्फेटिक जो सेंटेंसेस होते हैं ये सिंपल सेंटेंसेस ही होते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में ही डू और डज का प्रयोग किया जाता है। जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात आगे हम आपको बताएंगे तो वहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल्स भी देंगे कि कैसे एम्फेटिक सेंटेंसेस के साथ सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है सिंपल सेंटेंस होते हैं, यहाँ पर मतलब कोई आपको पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगाना होता, तो वो इस्तेमाल कैसे होता है ये हम आपको बाद में समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी वाक्यों की बनावट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कैसी होती है। सिंपल सेंटेंस की क्या बनावट होती है, नेगेटिव सेंटेंस की क्या होती है, जो आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी क्या बनावट होती है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनकी क्या बनावट होती है, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो सिंपल सेंटेंस में
आप देख रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब में वही हमारे पास 3 कंडीशन, या तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में हम एस लगा देंगे, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में हम ईएस का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई टेक हॉट टी। तो इस सेंटेंस में आप देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट को हॉट, आपके नाउन को ये उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। तो आई टेक हॉट टी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, और जब आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि एस और ईएस तो हम तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन होता है। तो आई जो है वो सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसलिए हमने इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर को लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों, जब सेंटेंसेस नेगेटिव हो जाते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होना शुरू हो जाता है। या तो हम डू लगाते हैं या डज लगाते हैं, और फिर वहाँ पर जो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आती है। एस और ईएस को हम भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट रीड बुक। ये देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है। डू, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्योंकि डू और डज में से एक आना है। ये आपका नोट आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी रीड, और ये आ गया आपका बुक, ऑब्जेक्ट आ गया। तो बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई के साथ मैंने डू का प्रयोग किया है प्यारे बच्चों, क्योंकि डज का प्रयोग सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ होता है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन होता है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसीलिए इसके साथ में हमने डू का प्रयोग कर दिया। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं प्यारे बच्चों। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं, और एक होते हैं WH ग्रुप से शुरू होने वाले। अब आप देख रहे हैं दोनों के स्ट्रक्चर में इतना ही फ़र्क है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर और ये यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर सिमिलर है, एक जैसा है, बस उसके आगे WH ग्रुप लगा दिया। इसको याद रखना बड़ा आसान है। अब हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम डू वी ईट मैंगोज। तो प्यारे बच्चों, जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट से पहले आता है डू और डज, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो ये सब्जेक्ट है वी, तो इससे पहले डू और डज लगाया। वी जो है वो आपका प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है, तो इसीलिए हमने डू लगाया इसके साथ। उसके बाद ये आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये आपने एग्जाम्पल इसका देख लिया। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल WH ग्रुप से।
Why does he go to school? अब प्यारे बच्चों, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, ये इसका आपका एग्जाम्पल हो गया। अब WH ग्रुप है, WH ग्रुप के अंदर आप जानते हैं क्या क्या होते हैं, व्हाट, वाई, व्हेन, विच, whose, whom, how, वो सारे वर्ड्स हैं जो आप उसमें आपको WH मिलेगा। WH फैमिली भी बोलते हैं इसको। तो वाई ये WH ग्रुप से आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आपकी मेन वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो यहां पर वाई डज ही गो टू स्कूल। अब आपने देखा कि ही से पहले मैंने डज लगाया है। क्यों लगाया प्यारे बच्चों? क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, और मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर और थर्ड पर्सन अगर आपका सब्जेक्ट है तो वहां पर आपको डज का प्रयोग करना है। तो ये बात आपको ध्यान में। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम देखते हैं यदि हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों है तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, डज ही नॉट ईट मैंगोज, क्या वह आम नहीं खाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ये डज आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट में ही आ गया, ये नोट आ गया आपका, ये मेन वर्ब ईट आ गई आपकी, और मैंगोज ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों को कंबाइंड करके भी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। और फिर अगर इसमें WH ग्रुप और जोड़ दिया जाए, अब अगर ये वाक्य आपका ऐसे होता, वह आम क्यों नहीं खाता है, वह आम क्यों नहीं खाता। अगर आपसे कोई कहे कि आप इस सेंटेंस को आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे? WH ग्रुप को पहले लगाएंगे। वह आम क्यों नहीं खाता है, तो वहां पर WH ग्रुप क्यों का मतलब क्या हुआ? वाई डज ही नॉट ईट मैंगोज। वेरी सिंपल। अब आपने देखा जो ऊपर वाला है उसके आगे बस हमने WH ग्रुप को लगा दिया। बहुत सिंपल है ये स्ट्रक्चर जो है, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है ही है, साथ में नेगेटिव भी उसके साथ जोड़ दिया गया है। अब प्यारे बच्चों, बात करते हैं आपके एम्फेटिक सेंटेंसेस के बारे में। पहले मैंने आपको बताया भी था कि एम्फेटिक सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद मेन वर्ब आती है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये किसी चीज़ पे जब हम स्ट्रेस डालते हैं कोई बात कहने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे यू डू स्मोक बट डोंट कन्फेस। आप
स्मोकिंग तो करते हैं। देखिए यहां पर आप इसको समझिए, यहां पर एम्फेसिस है, यहां पर स्ट्रेस है। यू डू स्मोक बट डोंट कन्फेस, लेकिन स्वीकार नहीं करते। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका एम्फेटिक सेंटेंस है। आप कोई दूसरा और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे ही डज गो टू द मूवी बट ऑन संडेज। ये भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, तो एम्फेटिक सेंटेंसेस में ही आता है। ही डज गो टू द मूवी, यानी वो मूवी जाता तो है बट ऑन संडेज, लेकिन रविवार के दिन जाता है। तो यहाँ पर भी स्ट्रेस डाला गया है, एम्फेसिस डाला गया है। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी जो है वो आपको अवश्य आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, डेली लाइफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसकी यूजेस क्या क्या हैं, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे। ओके, थैंक यू।